Hello everyone, welcome back to my channel Biology Believe, and today we will study the chapter 14 and today's topic will be the nutrient cycling. So guys, we will study from this paragraph, this diagram and also this flow chart of the phosphorus cycle. Okay guys, so let's get started from the NCERT कि न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होता है। पहली बात यह है कि न्यूट्रिएंट साइकिल में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कांस्टेंट सप्लाई के लिए, हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे हम सब जानते हैं। लेकिन जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम होता है, ये प्रेजेंट होता है सॉइल में एक गिवन टाइम के लिए। इट्स रेफर एज स्टैंडिंग स्टेट, और इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, एंड इट वारीज इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो अ सीजनल बेसिस, और ये इसको एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक सीजनल बेसिस में दिया गया है। और न्यूट्रिएंट साइकिल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है हमारे इकोसिस्टम के लिए क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम से लॉस्ट नहीं होता। ये एक तो रिसाइकलिंग हो जाएगा और हमारे अर्थ में के लिए डेफिनेटली वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। ये कभी भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे अर्थ से कभी भी लॉस्ट नहीं होता, ये एक साइक्लिंग से फिर वो जगह में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है गाइज, और एक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स के जो मूवमेंट होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। और न्यूट्रिएंट साइकिल का जो दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायोजियोकेमिकल नॉट, ठीक है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब होता है वाटर, रॉक्स, एयर जो प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल। और जो गैसेस है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक गैसियस होता है और एक सेडिमेंट्री होता है। जो गैसियस होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और जो सेडिमेंट्री होता है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रिएंट साइकिल का हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने का भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जो इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं सच एज पीएच लेवल, सॉइल and the moisture, temperature, etc. The function of reservoir to meet a defect which occur imbalance in a rate of influx and efflux। और जो न्यूट्रिएंट साइकिल का जो इम्बैलेंस होने का कारण होता है एक रिजर्वायर का, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें इन्फ्लक्स और इफ्लक्स का थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को यहाँ पर ना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल को, एक बार हम देख लेते हैं। कार्बन, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है वो तो कभी लॉस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से हमारे एटमॉस्फेयर में फिर प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, एक साइकिल है। और ये एक साइकिल के हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, फिर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, पहला तो होता है ट्री का। जो ट्री होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर ट्री कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। फिर उसको रिसाइकिल करने के लिए क्या होता है कि जैसे कि वुड है, ठीक है, वुड जलता है, उसके बाद वहां पर से जो धुआं निकलता है उससे बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल, वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस से क्या होता है, फिर CO2 हमारे वापस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल। फॉसिल फ्यूल नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि कोल को फॉसिल फ्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोल रहता है वो फॉसिल फ्यूल है, वो एक पेड़ के दबने के बाद ही वो कोल बन जाता है, इसलिए उसको फॉसिल बोलते हैं, फ्यूल मतलब जलना। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल के जलने के बाद भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा कंजप्शन कौन करता है? वो है ओशियन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये
जैसे कि फोटोसिंथेसिस, एक्वेटिक फूड चेन हो गया, CO2 इन वाटर, डीके, डेंट्रीज, प्लैंक्टॉन्स, ऑर्गेनिक सेडिमेंटेशन, ये सारे जितने भी होते हैं ना, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन करता है ओशियन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स कम इनटू द कार्बन साइकिल। When you study the composition of living organism, carbon constitute 49% of dry weight of organism। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना परसेंट ड्राई वेट रखता है कार्बन का, वो है 49%, अगर वाटर को वहाँ से हटा दिया जाए तो, ठीक है। इफ़ वी लुक टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, वी फाइंड दैट 71% ऑफ कार्बन इन डिजॉल्व ओशियन। और हमारे ग्लोबल में टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है, जिसमें से जो 71% रहता है ना, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं जब डायग्राम बता रही थी तो, कि सबसे ज़्यादा ओशन में होता है, तो वही है 71% ऑफ ओशन में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस ओशनिक रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इतने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है फ्रॉम द ओशनिक रिजर्वायर, ठीक है गाइस। जैसे 14.6 ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पर पढ़ लिया है। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिजर्वायर ऑफ कार्बन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल भी एक रिप्रेजेंट करता है, उसके जलने के बाद क्या होता है, धुआं बनने से कार्बन रिलीज होता है, ठीक है, उसके बर्निंग पार्ट से। द कार्बन साइक्लिंग ऑकर थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशन, थ्रू लिविंग एंड द डेड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, कार्बन का भी एक साइक्लिंग ऑकर होता है हमारे एटमॉस्फेयर से, ओशियन से, थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिज्म से। According to estimate, 4 into 10 to the power 13 kg carbon fixed in the biosphere through the photosynthesis annually। क्या होता है, 4 into 10 to the power 13 kg ऑफ कार्बन हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट होता है जब फोटोसिंथेसिस होता रहता है तो। A considerable amount of carbon return to the atmosphere CO2 through the respiratory activities of producer and consumer। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे आते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जब कार्बन रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जब हम जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम से जब एक्सेल करते हैं तब वहाँ पर से CO2 बाहर आता है। डीकम्पोजर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबली CO2 पुल बाय द वेस्ट मटेरियल एंड डेड डीके मटेरियल लैंड और ओशन। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, डीकम्पोजर्स भी वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं CO2 का थ्रू द वेस्ट मटेरियल्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर, लैंड से हो गया, ओशन से, सारे से CO2 वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट सेडिमेंट रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन। और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन हमारे सेडिमेंट से और रिमूव्ड और सर्कुलेशन से भी स्टॉप हो जाता है। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंजप्शन, ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी, एडिशनल सोर्स ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। और इतने सारे, जैसे कि हो गया बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, फॉसिल फ्यूल का जलना, वॉल्केनिक एक्टिविटी से, इससे क्या होता है, बर्न होता है, इससे धुएं होते हैं, तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल, रैपिड डिफॉरेस्टेशन, massive burning of fossil fuel for energy transport having rate release and carbon dioxide into the atmosphere। जैसे कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़, जब हम क्या करते हैं, कार्बन साइकिल इतना ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसका सबसे मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन करना। डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ सारे कट गए, तो जो पेड़ होते हैं वो CO2 ले नहीं पाते, इसके कारण वो सारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक तो पेड़ कट जाते हैं, ऊपर से फॉसिल फ्यूल का जलना, तो बहुत सारे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट है हमारे बॉडी के लिए। बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। have a significantly the rate of release of carbon dioxide into atmosphere, और जितना भी है, और see the greenhouse effect in a chapter 16 as I already, मैंने environmental issue अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इफ़ यू नॉट सी माई वीडियो, you can go through the environmental issue by my channel and you can see the video of greenhouse effect। I hope guys आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। So thanks for watching।